दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। वहाँ पे अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का ही एक पड़ोसी देश है, इसलिए इस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बात करना और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या रहने वाला है। और इंडिया ने एक मीटिंग बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है और उसमें ये डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि अभी जो हालात बन रहे हैं बांग्लादेश के अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। और यहाँ पे जो आगे होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजी मूवमेंट हमें बांग्लादेश से इंडिया की तरफ होता हुआ दिखने वाला है। तो आज की वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि क्या घटना कैसे घटी, क्योंकि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि क्या क्या वहाँ पे घटा है। शेख हसीना है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के पद से और वो भारत आ गई हैं, इतना तो आप जान ही रहे होंगे। और जो बांग्लादेश में बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हिंसक रूप ले लिया था। तो अब हम सबसे पहले आपको काफ़ी दिनों से जो मूवमेंट हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था और काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रूप ले लिया और वो एक रेडिकल वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गया। तो इन सभी के पीछे जो तस्वीरें निकल कर के आ रही हो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैचू है बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर, बांग्लादेश के आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वाले मुजीब उर रहमान के। जी हाँ दोस्तों, जो कि शेख हसीना के फादर थे और इन्हें बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं उनकी स्टैचू के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। और बांग्लादेशियों ने जो ये लोग कर रहे हैं, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने बर्बादी को ही न्योता दे रहे हैं। क्योंकि अगर इन्हें कोई चीज़ सरकार से चाहिए थी तो उसके लिए प्रोटेस्ट करके सिंपली उसको हटवा सकते थे। और ऐसे भी जिस कोटा सिस्टम के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उस कोटा सिस्टम को साल 2017 में शेख हसीना ने हटा दिया था। बेसिकली हुआ क्या था कि बांग्लादेश में जो भी नौकरी थी उसमें 30% जो आरक्षण है, जो कोटा है, वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और रिलेटिव्स के लिए रिजर्व था। और टोटल जो आरक्षण है वो 100 में से 55% जो सीट्स थी वो रिजर्व थी, वो आरक्षित थी। तो इसी को लेकर के जो स्टूडेंट्स से बांग्लादेश में वो पूरा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हुआ क्या कि साल 2024 यानी कि इसी साल बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने, जी हाँ दोस्तों सही सुनिएगा, बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये फैसला दिया कि जो आरक्षण का जो कोटा का सिस्टम 2017 में शेख हसीना गवर्नमेंट ने हटाया था उसको फिर से री इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और इस चीज़ को फिर से री इम्प्लीमेंट कर दिया गया क्योंकि ये एक हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जुडिशियरी का ऑर्डर था। और उसी के बाद ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर हाई कोर्ट का था और कॉन्फ्लिक्ट शेख हसीना के विरोध में हो रहा था। तो आई होप कि आपको हमने जो अभी तक बताया वो समझ में आ रहा होगा। और ये केवल एक प्रोटेस्ट ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई सारे रेडिकल ग्रुप वगैरह भी शामिल थे, जिनका मेन मकसद था पूरा यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना और जो पावर है उसको अपने हाथों में ले लेना। फ़िलहाल जो बांग्लादेश का कंट्रोल है वो वहाँ की मिलिट्री के हाथों में है। जो वहाँ के मिलिट्री चीफ हैं वकर उर जमान, वो अभी वहाँ पे पूरा सिचुएशन को संभाले हुए हैं, यानी कि अभी वो सर्वे सर्वा हैं बांग्लादेश के और बांग्लादेश में अभी वहीं एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और अभी वहीं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एज एक्ट कर रहे हैं और सबसे पावरफुल पर्सन अभी बांग्लादेश में वहाँ के आर्मी चीफ वकर उर जमान हैं। तो वहीं जो वहाँ के हैं वकर उर जमान, उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द सभी दलों को मिला करके एक सर्वदलीय सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जा सकता है बांग्लादेश में। क्योंकि जो बांग्लादेश के स्टूडेंट हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि देश में मिलिट्री रूल रहे, यानी कि मिलिट्री देश पे शासन करे, सेना जो है वो देश पे शासन करे, वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरा कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए और वो शासन करे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना फेयरिटी और ट्रांसपेरिटी मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद आखिर बांग्लादेश का स्थिति इतना ख़राब कैसे हो गया। बांग्लादेश एक समय एशिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा था, फल फूल रहा था और इसकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा थी। लिटरली ये सच बात है, इसकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा थी। लेकिन आज इसके सिचुएशन बद से बदतर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे जो मेन इम्पैक्ट रहा है ना, वो रहा है कोविड का। इसके पीछे जो मेन इम्पैक्ट रहा है वो रहा है कोविड का। कोविड ने न केवल बांग्लादेश को, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को काफ़ी बैडली इम्पैक्ट किया और उसका एक शिकार बांग्लादेश भी हो गया। और इसी की वजह से बांग्लादेश को पूरा यहाँ पे बर्बाद कर दिया इस कोविड ने और काफ़ी बड़े स्ट्रगल में डाल दिया। और इस वजह से लगातार बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार होने लगे और इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन करने लगा।
तो वहीं इंडिया में इस पे एक डिस्कशन किया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट से ये बातचीत की जा रही है कि फ़िलहाल जो अभी बांग्लादेश में हिंदूज़ हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। प्रोटेस्ट के नाम पे जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में उसको टारगेट किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितना रेडिकल हो चुका है ये। इसका मकसद कोटा सिस्टम के लिए लड़ना नहीं था, बल्कि माइनॉरिटी के खिलाफ उन्हें एक मौका चाहिए था। उनको पूरी तरीके से क्या कहें, उसको मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ये तो काफ़ी लो लेवल का वर्ड है। माने कि उनको बस एक मौका चाहिए था किल करने के लिए, मर्डर करने के लिए माइनॉरिटी का, और वो वहाँ पे हो रहा है। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि लगभग एक्सपेक्टेड 1 लाख हिंदू आएंगे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि जितनी भी माइनॉरिटी जो भी हिंदू हैं बांग्लादेश में, अभी फ़िलहाल उनकी कंडीशन बांग्लादेश में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। उनको बिल्कुल भी सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सर्वदलीय बैठक की और उसमें ये डिसीजन लिया गया है, और कई सारे इस पर फैसले और हम सभी को देखने को मिलेंगे। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पर अभी और भी डिसीजंस लेंगे और सबको इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। और बांग्लादेश का इकॉनमी पहले से गिर ही रहा था, और इस सिचुएशन के बाद बांग्लादेश और कोलैप्स करेगा और इसके भी हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। आपको याद होगा कि श्रीलंका के साथ कुछ ही महीने पहले क्या हुआ था, वहीं इसके साथ भी अब होने वाला है। अब ये भी डेट ट्रैप में फंसेगा, और जो एक देश काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था अब वो एक कट्टरपंथी सरकार के अंदर में जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और बांग्लादेश की बर्बादी अब शुरू हो चुकी है। और जो ये बांग्लादेश के साथ अभी जो यहाँ के लोग हैं वो खुद ऐसा कर रहे हैं। और फिलहाल जो बांग्लादेश के अगर हम स्टैट्स की बात करें तो वहाँ पे 170 मिलियन अभी बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 18 मिलियन लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग अनएम्प्लॉयड है। आप समझिए इतनी बड़ी संख्या में जो लोग अनएम्प्लॉयड है, वहीं मेनली इस पूरे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसको वो रेडिकलाइज कर रहे थे। और इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, आप जान रहे हैं कोरोना की वजह से काफ़ी सारी कंपनियों को घाटा हुआ, जिस वजह से वो वर्कर्स में छटनी की और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने अपने कंट्री से निकाल दिया, अपने कंपनी से निकाला। इस वजह से काफ़ी सारे लोग कंट्री में अनएम्प्लॉयड हो गए, और ये सब के सब कोरोना का प्रभाव रहा है, जिससे वो अभी तक उभर नहीं पाया है। और इससे भारत के सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट हो गया है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले शेख हसीना और भारत ने मिल करके तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को साइन किया था एक साथ, और इसका अब डेवलप हो पाना इस पर भी ग्रहण ही लग चुका है एक तरह से। जैसे ये प्रोटेस्ट और वायलेंट होता जाएगा इंडिया के लिए, उतना ही ये सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ से इंडिया के स्टेबिलिटी को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे भी काफ़ी बैड इम्पैक्ट हम सभी को देखने को मिलने वाला है। तो वहीं अगर हम बात करें तो ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात है। क्योंकि देखिए इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे रिफ्यूजी थ्रेट के रूप में आतंकवादी को, जो रेडिकल टेररिस्ट है, जो रेडिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको जो है बांग्लादेश के ज़रिए भारत में ट्रांसफ़र किया जा सकता है पाकिस्तान के द्वारा, जिससे कि भारत में काफ़ी ज़्यादा अराजकता का माहौल फैल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि जो ये पूरा मिलिट्री कूप, जो पूरा यहाँ इंसर्जेंसी हुआ है, जो अभी पूरा का पूरा यहाँ पे एक्टिविटी हुआ है, उसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का और चाइनीज़ गवर्नमेंट के फंड्स का हाथ माना जा रहा है। और जो माना जा रहा है कि जो बांग्लादेश का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन था, इस वजह से भी ये वहाँ पे ब्रोकआउट हुआ, और वहीं की करप्शन की वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ पे सब कुछ हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रूप लेते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए नहीं, ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि शेख हसीना हट गई हैं, और शेख हसीना जो थी वो प्रो इंडिया थी, वो इंडिया को लेकर के काफ़ी अच्छी अपनी डिसीज़न रखती थी। वो पूरे माने कहें तो एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखती थी, मेंटेन करती थी। लेकिन अब पाकिस्तान और चाइना चाहते हैं कि बांग्लादेश में रेडिकल गवर्नमेंट आ जाए, जिससे वो अपने इंटरेस्ट और अपने पर्पसेस को वहाँ पे अंजाम दे सके, और बांग्लादेश को भारत के खिलाफ केवल यूज कर सके। उनको बांग्लादेश के डेवलपमेंट, ग्रोथ और वहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल बांग्लादेश को यूज करना है अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए और भारत में अनस्टेबिलिटी को पैदा करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट इस पर फैसला लेगी, और इंडियन गवर्नमेंट इस पूरे सिक्योरिटी को अच्छी तरह से देख रही है, और BSF को बॉर्डर पे डिप्लॉय किया जाएगा। इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है बॉर्डर पे पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आगे निकल करके आएंगी वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, जय
हिंद।